राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और लॉकडाउन से अनलॉक 1 की तरफ जब आप बढ़ रहे हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये ध्यान रखें कि अभी चीज़ें सामान्य नहीं हुई हैं, अब पहले से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है आपको। तो आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने तय किया था कि मई माह के आखिरी हफ्ते का करंट अफेयर्स हम शुरू करेंगे और फिर जून से ये प्रक्रिया आगे जारी रखेंगे लगातार। तो इस क्रम में मई माह का आखिरी हफ्ता और उसके महत्वपूर्ण समाचार मैं आपको बताना चाहूँगा। हुआ ये है कि इनकी सूची बहुत लंबी हो गई है और इसलिए मुझे लगता है ये वीडियो 2 पार्ट में चला जाएगा और आप कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में देखने की। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन करिए ताकि मैं दूसरा पार्ट शूट करूं। और यदि आपको करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं चाहिए तो हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं और बाकी जो पुराने वीडियोस हैं उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ चाय पर है। चाय क्यों ज़रूरी है ये बताना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी होगा आपको ये जानना कि चाय इस देश में क्यों ज़रूरी है। कांगड़ा चाय, ये पहली न्यूज़ है। कांगड़ा टी आयुष मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने ये घोषित किया है कि कांगड़ा टी में वो हर्बल क्वालिटीज़ हैं जो यदि अश्वगंधा के साथ मिला करके प्रयोग की जाए तो कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जा सकती है या अपनी इम्यूनिटी पावर आप बढ़ाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए कांगड़ा टी चर्चा में आ गई है और अक्सर लोग चाय तो पीते हैं लेकिन अब गूगल पर कांगड़ा टी के बारे में खोज भी रहे हैं। आप भी खोजिए, देखिए और जानिए। वैसे भारत चाय के लिए बड़ा प्रसिद्ध है और दार्जिलिंग टी दुनिया में सबसे महंगी बिकने वाली चाय में से एक है। पश्चिम बंगाल, असम और बाकी दक्षिण भारत के एक आध राज्य जो है वो चाय की खेती करते हैं। साथ ही कांगड़ा की बात करें, हिमाचल प्रदेश का वो क्षेत्र कांगड़ा जहां 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतीय ढलान पर ये खेती की जाती है, चाय की उपज ली जाती है। बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। दूसरा न्यूज़ टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा हुआ है। टोक्यो ओलंपिक जो इस साल होने वाले थे, यानी साल 2020 ग्रीष्म काल यानी ग्रीष्म ओलंपिक के रूप में होने वाला था, इस साल के लिए उसे स्थगित कर दिया गया है और 2021 तक के लिए उसे बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि खेल नहीं होंगे, लेकिन साल 2021 में अब इसे किया जाना तय किया जा रहा है। कोविड-19 बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, ओलंपिक भी उससे अछूता नहीं है। बात करेंगे ओलंपिक से जुड़े हुए एक आध फैक्ट और की। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो उसके प्रमुख है थॉमस बॉक। ऐसे प्रश्न भी कभी कभी आ जाते हैं और वो आपको जानना जरूरी होता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लॉनेज नामक स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी न्यूज़ पर चलते हैं। उगाड़ी, ये एक पर्व है। उगाड़ी किस तरह का पर्व है? एक ऐसा पर्व जो तेलुगु भाषी राज्य और कन्नड़ भाषी राज्य मनाते हैं। ये नव वर्ष है, चांद की गणना पर आधारित। आमतौर पर वर्ष सूर्य की गणना पर आधारित होते हैं, उगाड़ी पर चांद की गणना पर आधारित है। 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शुरू हुआ ये पर्व आज तक तेलुगु और कन्नड़ भाषी राज्यों के बीच सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र में भी इसका एक वर्जन या इसका एक रूप सेलिब्रेट किया जाता है जिसे गुड़ी पाड़वा के रूप में वहाँ मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो रुचिका तोमर के बारे में है। रुचिका तोमर एक लेखिका हैं और फर्स्ट टाइम राइटर आप कह सकते हैं। और इनकी किताब जो है अ प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स 2020 में यानी इसी वर्ष के पेन अवार्ड से सम्मानित होने वाली लेखिका रहीं। इनकी इस किताब के लिए अ प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स, इसे हेमिंगवे अवार्ड भी कहा जाता है। अमेरिका सरकार या अमेरिका में एक संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है इसी नाम के एक राइटर की स्मृति में या याद में। पेन अवार्ड 2020, चूंकि भारतीय मूल की लेखिका हैं बस इसलिए आपको ये याद करना है और किताबों के नाम पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। बात करेंगे सलमान बिन अब्दुल अजीज अल हाँ बिल्कुल, ये लंबा नाम है, सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊद। मैं जानता हूँ नाम याद करने में दिक्कत होगी, ऐसा लगता है कि सारे नाम एक साथ रख दिए गए हैं। ये G20 समिट, G20 क्या? विकासशील देशों का संगठन है। एक होता है G7 जो कि विकसित देशों का संगठन होता है, ऑलरेडी जो डेवलप्ड है। ये वो जो इन प्रोसेस है, डेवलपिंग की तरफ है या टेक ऑफ अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जो कि बस अब डेवलप्ड हो सकते हैं,
बस कुछ एक चरण की दूरी, ऐसे देशों का संघ है और उसकी वर्चुअल समिट की अध्यक्षता इस बार सलमान बिन अब्दुल अजीज को दी गई है। भारत भी इसमें शरीक हो रहा है और जाहिर सी बात है भारत से इसमें शरीक होने वाले जो व्यक्ति या शामिल होने वाले व्यक्ति हैं वो रहेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चलते हैं। ये एक नेटिव फ्यूरी नामक जो आप शब्द देख पा रहे हैं, ये एक युद्धाभ्यास है, वॉर एक्सरसाइज है। वॉर एक्सरसाइज क्या होता है? वो दो देश जब आपस में एक दूसरे की सेना की समझ या एक दूसरे के साथ मिलकर यदि किसी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो कैसे कार्य करेंगे, इसके लिए ये अभ्यास करते हैं। द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है, लेकिन हमारे देश का नहीं है। ये है अमेरिका और यूएई का, यानी संयुक्त अरब अमीरात, इन दो देशों का द्विवार्षिक यानी हर 2 साल में एक बार होने वाला युद्धाभ्यास है। भारत भी ऐसे अलग अलग देशों के साथ युद्धाभ्यास करता है, कभी कभी एक से अधिक देशों के साथ भी युद्धाभ्यास करता है। यदि इस पर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, मैं इस पर एक वीडियो आपको शूट करके जरूर उपलब्ध कराऊंगा। यदि आप चाहेंगे तो ही, तो कमेंट बॉक्स पे बताना नहीं भूलिएगा कि भारत का किन देशों के साथ युद्धाभ्यास होता है, क्या ये आप जानना चाहते हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चलते हैं और बात करेंगे नवरक्षक। अभी कोविड-19 के खिलाफ एक किट बहुत चर्चा में रही है, पीपीई किट जिसे कहते हैं, एक सुरक्षात्मक किट जो यूज किए जा रहे हैं डॉक्टरों के द्वारा या स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा या जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनके द्वारा चिकित्सा करते हुए या जांच करने के दौरान अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। ये किट बहुत कभी कभी असहज हो जाते हैं, लंबे लंबे समय तक काम करने के दौरान बहुत गर्मी और सांस लेने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसको दूर करते हुए भारतीय नौसेना के एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है अर्नब घोष। उन्होंने इस तरह की पीपीई किट विकसित की है जो ब्रीदिंग में हेल्पफुल है, सांस जिसमें ले सकने में आसानी होती है और 12 से 14 घंटे से पहन करके काम किया जा सकता है। नौसेना के हैं और किट का नाम है नवरक्षक। याद हो जाएगा, दोनों आप एक जैसे शब्द से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले न्यूज पर देखते हैं। तो कुडूल ये एक मुहिम है, मुहिम यानी एक ऐसा प्रयास जो कोविड-19 के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों को लेकर के किया जा रहा है या बनाया जा रहा है। अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग तरह के एक्शन ले रही हैं, क्वारंटाइन सेंटर आदि बना रही हैं। ये मणिपुर में बना हुआ, मणिपुर के इंफॉल में बना हुआ एक ऐसा सेंटर है जिसने LGBTQ का ध्यान रखा है। LGBTQ क्या होता है, कितने लोगों को पता है? कमेंट बॉक्स पर मुझे मेंशन करिए, और जिन्हें नहीं पता मैं किसी अगले वीडियो में ये मेंशन आपको जरूर करूंगा, यदि नहीं पता होगा तो, और यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खैर, दूसरे शब्दों में मैं या सरल शब्दों में मैं आसान कर देता हूं और बाकी फुल फॉर्म आपको ही बताना है, ठीक है? तो सरल शब्दों में ये कहूं कि वो लोग जो कि तृतीय लिंग वर्ग में आते हैं या वो लोग जो अपनी लैंगिकता को लेकर के अलग रूप से दिखाई देते हैं या इस तरह के लोग हैं, उनके लिए ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है ताकि ये असहज महसूस ना करे, ये पूरा वर्ग जो है हमारा वो असहज ना महसूस करे, इसलिए ये मुहिम चलाई गई। उनके लिए अलग क्वारंटाइन सेंटर, साथ ही अलग शौचालयों की व्यवस्था, ताकि ना ही उन्हें पुरुषों के साथ साझा करना पड़े और ना ही महिलाओं के साथ। ये सोच प्रशासनिक दृष्टिकोण को बेहतर बनाने का एक कदम हो सकती है। बाकी राज्य सरकार भी इससे सीख सकती है। कहाँ की है? मणिपुर की ये मुहिम है, और ध्यान रखें इसे दुनिया भर में कोविड के खिलाफ चलाए जा रहे अलग अलग मुहिम में टॉप 10 में शामिल किया गया है। भारतीय है, याद रखना बनता है। अगली न्यूज पर बात करेंगे, मेजर सुमन गवानी की बात करेंगे। ये नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, इनफैक्ट रट लीजिए, मेजर सुमन गवानी। इन्हें आप देखेंगे तो यूएन मिलिट्री, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। बन जाएगा। ध्यान रखें, शांति दूत के रूप में काम करने वाली ये पहली भारतीय महिला रही जिन्हें यह अवार्ड मिला है। दक्षिणी सूडान में यूनाइटेड नेशन की सेना के साथ मिलकर के इन्होंने जो ऑपरेशन चलाया था उसमें उपलब्धियों के कारण इन्हें यह अवार्ड दिया जा रहा है। बात करेंगे राजीव जोशी की। अगेन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ध्यान रखें भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में बसे हुए व्यक्ति, IBM में इंजीनियर हैं और इन्हें इस साल यानी साल 2020 का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ये न्यूज चूंकि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं इसलिए याद करना आपको बनता है। आगे बात करेंगे और 4 धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात करेंगे।
ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही अभी, इसलिए क्योंकि हमारा एक संगठन है जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, BRO, बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ, जिसके जिम्मे होता है सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करना या ऐसे क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना जहां आम सड़क जो निर्माण संस्थाएं हैं वो काम नहीं कर पा रही होती हैं। यहाँ एक सुरंग बनाई गई है, चंबा सुरंग नाम रखा जा रहा है उसे अभी वर्तमान में, अगर भविष्य में किसी के नाम पर होगा तो वो भी चर्चा करेंगे। 440 मीटर लंबी ये सुरंग जो है ये आसान करेगी चारधाम यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव को। ये आसान करने वाली है ऋषिकेश और गंगोत्री के बीच की यात्रा को, यानी उसकी दूरी कम कर दी जाएगी इसके माध्यम से। तो ये बहुत बेहतरीन एक मुहिम रही या एक बहुत महत्वपूर्ण पहल भारत सरकार में, और NH-94 का हिस्सा है अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ करके देखना चाहें या याद रखना चाहें तो। आगे बढ़ेंगे, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। हुनर हाट मेला। हुनर हाट मेला अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक मेला है जो कि कलाकारों को प्रोत्साहित करता है। किस तरह के कलाकार? वो कलाकार जो दस्तकार हैं या अलग अलग कलाओं में माहिर हैं, जैसे लोहे के शिल्प कला आदि में, मिट्टी के शिल्प कला आदि में, लकड़ी की शिल्प कला आदि में माहिर हैं, उनके हुनर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का मंच है या एक ऐसा माध्यम है जिससे वो आप तक अपनी कलाएं पहुंचा सकते हैं। इस बार इसकी थीम होने वाली है लोकल से ग्लोबल। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत को लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने की जरूरत है और भारतीयों को लोकल प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत है। हम कितना अमल कर पाएंगे ये तो अभी लंबी लड़ाई है, एक दिन में ये संभव नहीं है, आप भी जानते हैं। पहले हमें सक्षम होना होगा कि हम लोकल प्रोडक्ट अच्छे डेवलप कर सकें, और उसके बाद दक्षिण कोरिया एक देश है, बहुत कम लोग शायद ये फैक्ट जानते होंगे, जो इस तथ्य पर आधारित है कि वहाँ के लोग केवल अपने ही देश के सामान यूज करना पसंद करते हैं। हम क्या इतने सक्षम हो सकते हैं, सवाल ये भी है, पर ये एक अलग मुद्दा है, हम उससे बाद में डील करेंगे। अभी हाल हमारे लिए जरूरी है कि सितंबर 2020 में होना है इसे, और इसकी थीम लोकल से ग्लोबल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री जी कौन है? मुख्तार अब्बास साहब हैं, याद रखेंगे ये भी फैक्ट। आगे बात करते हैं। नैन्सी ग्रेस रोमन, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो अंतरिक्ष खगोल आदि में रुचि रखते हैं उनके लिए ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो नैन्सी रोमन जो है ये हब्बल टेलीस्कोप की मदर, अम्मा कही जाती हैं। हब्बल टेलीस्कोप क्या है? एक ऐसा टेलीस्कोप, एक ऐसा दूरदर्शी जिसने बहुत सारे ग्रहों की खोज की, बहुत सारे तारों की खोज की और खगोल की दुनिया में उपलब्धियों पर उपलब्धि हासिल किया। नासा के शुरुआती दिनों में ये जुड़ी और इसलिए इन्हें हबल टेलीस्कोप की मदर कहा जाता है। अब नासा ने इन्हें याद करते हुए, इन्हें सम्मान देते हुए इनके नाम से एक टेलीस्कोप की स्थापना कर दी है जो वैसा ही काम करेगा जैसा हबल टेलीस्कोप अब तक करता आया है। आगे देखेंगे कैचअप। कैचअप ये एक अगेन हम कहेंगे एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या कॉलिंग ऐप है कह सकते हैं हम, जो फेसबुक ने स्टार्ट किया है। आप IMO या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मित्रों को कॉल करते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी इस ऐप का प्रयोग करके, कैचअप ऐप जो फेसबुक के द्वारा है, आप ऐसा कर सकेंगे। 8 मित्रों को एक साथ जोड़ने की इसमें भी क्वालिटी दी गई है। बात करेंगे अगली न्यूज़ पर। द इकाबॉग, ये एक किताब का नाम है जिसे लिखा है जेके रॉलिंग ने। जेके रॉलिंग मोहतरमा कौन है? जेके रॉलिंग वो हैं, वो शख्सियत हैं जिन्होंने हैरी पॉटर आप तक पहुंचाया था। हैरी पॉटर की लेखिका जेके रॉलिंग, और उनकी किताब का ऑनलाइन वर्जन फ्री में उपलब्ध करा दिया है उन्होंने। कोविड-19 में लोग घर पे फंसे हुए हैं, ये देखते हुए आप भी ये चाहें तो गूगल में सर्च करके ये किताब पढ़ सकते हैं। ये भी परियों की कथा की तरह ही एक ऐसी कथा है जो फंतासी कथा या फिक्शनल कहा जाता है। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि जेके रॉलिंग ने द कुकूज कॉलिंग नाम का एक नावल और लिखा था जो वो लीक से हटकर लिख रही थी। फ्लॉप रहा था ये नावल, लेकिन आप जेके रॉलिंग के एक उपन्यास के रूप में उसे भी याद रख सकते हैं। बात करेंगे 36वें राष्ट्रीय खेल की। 36वें राष्ट्रीय खेल बहुत दिन से होने पेंडिंग थे और इस पर ग्रहण का साया लगा हुआ है और वो जो जारी है। ये गोवा में आयोजित होने वाले थे और इस साल फिर कोविड-19 के कारण सस्पेंड कर दिया गया इसे, या अभी रद्द कर दिया गया है। इससे पहले कब हुए थे? इससे पहले कब हुए थे और कहाँ हुए थे? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हो सकता है आपसे पूछा जा सके। 2015 में आखिरी बार राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए और जगह थी केरल। याद रह जाएगा। नया कहाँ होता है ये जरूरी होता है, उससे पहले कहाँ होता है ये भी जरूरी होता है। तो 2015 से हम 2020 तक का सफर कर चुके और अब होपफुली 2021 में हम इस खेल को होता हुआ
देखें, बहुत सारे खेल प्रतिभाएं रास्ता देख रही होंगी इसका। बात करते हैं विराट कोहली की। बात करनी जरूरी है विराट कोहली पे, क्या सच में? जीके पढ़ रहे हैं तो फैक्ट जानना जरूरी है। वैसे मैं जानता हूं विराट कोहली से बहुत सारे लोग अभी नाराज भी चल रहे हैं, वाजिब भी है। विराट कोहली फोर्ब्स पत्रिका में टॉप 100 की सूची में शामिल हुए हैं। कौन से टॉप 100? वो टॉप 100 जो सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची है। तो दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में केवल एक भारतीय हैं, और वो आपके भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली साहब हैं। उनकी कमाई के आंकड़े अगर देखे जाएं तो वो अभी दुनिया में 66वें नंबर के सबसे अमीर खिलाड़ी गिने गए हैं। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर रोजर फेडरर हैं जो टेनिस खिलाड़ी हैं। दूसरे नंबर पर रोनाल्डो हैं जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और तीसरे नंबर पर लियोनेल मेसी हैं, अगेन फुटबॉल खिलाड़ी। आप समझ सकते हैं फुटबॉल का क्रेज कितना महत्वपूर्ण है। और आप ये भी देखने का प्रयास करिएगा कि रोनाल्डो और मेसी ने कोविड-19 के समय अपने देश में क्या योगदान दिया और विराट कोहली साहब क्या योगदान दे रहे हैं। बात करते हैं अगली न्यूज की। D10 क्लब बहुत चर्चा में रहा, हैशटैग बिल्कुल ट्रेंड कर रहा है। ये आप भी सर्च करेंगे तो आपको पहले ही सर्च में शायद दिख सकता है हैशटैग D10। ये एक मुहिम नहीं शुरू हुई है जिसमें दुनिया के 10 देशों को एक करके एक संगठन बनाने की मांग की जा रही है, जिसमें G7 के देश तो आएंगे ही, साथ ही 3 देशों को शामिल करने की मांग की गई है, जिसमें हम बिल्कुल शामिल हैं। भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और कोरिया। ये कौन सा कोरिया है? दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं। उत्तर कोरिया शामिल करने से सब डरते हैं, क्यों? कारण बताइएगा कमेंट में यदि पता हो तो। अब बात करते हैं G7 विकसित देशों का संघ। हम अभी G20 पढ़ रहे थे, वैसे ही अब G20 पे बात करें। विकसित देशों का संघ G7, जिसमें दुनिया के वो डेवलप्ड देश आते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत मानी जाती है, जिसमें फ्रांस है, कनाडा है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, अमेरिका है और यूके यानी ब्रिटेन वाला जो हिस्सा है वो शामिल है। इसके साथ 3 देशों को मिला करके ये एक ग्रुप बनाने की बात चल रही है। पहली बात इसकी शुरू हुई यूके से, और अभी अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अपने बयान दिए हैं कि हाँ, हम भी चाहते हैं इस तरह का संघ बने। डोनाल्ड ट्रंप भारत की तरफ का रुख अभी दिखा रहे हैं। तो ये ग्रुप यदि बनता है, चीन पर निर्भरता कम होगी। चीन 5G टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चल रहा है। ये देश मिल करके उसको टक्कर देने का प्रयास करेंगे। चीन से सभी नाराज चल रहे हैं। अभी बात करते हैं अगली न्यूज़ पर। हिंदी पत्रकारिता दिवस अभी हाल फिलहाल हम मना करके समाप्त किए। तिथि थी 30 मई और सन 1826। क्यों मनाया जाता है? एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जगह थी कलकत्ता। समाचार पत्र का नाम था उदंत मार्तंड, मतलब होता है उगता हुआ सूरज। हिंदी भाषा का इसे पहला समाचार पत्र कहते हैं। संपादक थे जुगल किशोर साहब। मंगलवार के मंगलवार ये समाचार पत्र आपके हाथों तक पहुंच पाता था। इस पत्रकारिता को या पत्रकार के सम्मान को याद करते हुए पहले न्यूज़पेपर जो हिंदी में समाचार पत्र आया उसे याद करते हुए ये दिवस मनाया गया। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए और नहीं तो मेरे वीडियोस देखें, मैं आप तक न्यूज़ पहुंचाता रहूँगा। बात करेंगे वियतनाम की। वियतनाम चर्चा में आया इसलिए क्योंकि यहाँ खुदाई के दौरान एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई। कहा जा रहा है ये शिवलिंग 1100 वर्ष पुराना है। किस वंश के द्वारा या किस वंश के राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया, अब ये सब सामने आना बाकी है, और जैसे इसकी डिटेल और आती जाएगी मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। तो जैसे मैंने कहा, मैं इस हद तक न्यूज़ आपको यहाँ तक पहुँचा पा रहा हूँ। और भी न्यूज़ बची हुई हैं। छत्तीसगढ़ के समाचार सारे के सारे बचे हुए हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ही हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे शूट करेंगे। तो मुझे अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करके मुझसे जुड़े रहिए, शेयर जरूर करें, अपने मित्रों को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं। सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर विषय पर वीडियो बनाना शुरू कर चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी वीडियो देखना मिस कर दें। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज ऑफ कोचिंग सेंटर चलाता हूं रायगढ़, छत्तीसगढ़ में। अच्छा लगा आपसे मिल करके। हमारी मुलाकात दोबारा होगी। तब तक ध्यान रखें अपना भी और अपनों का भी। गुड नाइट, ध्यान रखिएगा।